सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी की यूपीएससी प्री 2022 की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं और हमेशा हमारे पास एक यूनिक तरीका होता है कि किस तरह से हम क्वेश्चन को एलिमिनेट करके या कोई लॉजिकल रीजनिंग लगा के आसानी से हम सोल्व कर पाएँ। तो 10 क्वेश्चन आज अटेम्प्ट लेंगे, तो आप कमेंट करके बताना कि 10 में से आपके कितने सही हो रहे हैं और कमेंट करके ये भी बताना कि इस तरह से आपको वास्तव में लाभ मिल रहा है या नहीं। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। फॉलोइंग स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है कि इसमें सही है या गलत है। इसको आप जरूर गौर करना कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जैसे रियल एग्जाम में मैं ऐसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट लेता हूँ और ऐसी चीज़ों को अंडरलाइन करता हूँ ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। तो पहला यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट कह रहा है कि पहली लोकसभा में विपक्ष का सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी थी। तो ये तो हमें पता नहीं उस समय कौन सी पार्टी थी या नहीं थी, आपको पढ़ा हो तो कर सकते हो, लेकिन हम थोड़ा लॉजिकल गेसिंग गेसिंग पे चलते हैं कि उसमें थी या नहीं थी। तो अब एक बार इसको छोड़ लेते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम मान्यता 1969 में दी गई थी, ये भी हमें श्योर नहीं है। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट थोड़ा सा हमें क्वेश्चन को सोल्व करने की एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। कैसे? ये कह रहा है कि लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। जैसे 2018 का मैं प्री दे रहा था, 2018 का मैंने प्री दिया था और उस समय मेरा स्कोर 106 रहा था। आराम से इजीली प्री पास किया था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस समय ये क्वेश्चन एक तो न्यूज़पेपर में काफ़ी चर्चा में था कि कितनी मतलब सीटें होनी चाहिए थी। एक थोड़ा-सा हम आइडिया लगाएँ, थोड़ा-सा एक लॉजिकल गेसिंग लगाएँ, तो थोड़ा-सा आपको माइंड में ये विचार ज़रूर आएगा कि यार 10% सीटें कितनी होती है लोकसभा में? 10% सीटों को हम देखें, तो 550 सीटें मैक्सिमम हो सकती है, तो उनका 55 सीट आप मान के चल सकते हो। यदि आप 75 सीट को लेके चलते हो, तो ये लगभग 13% होता है। तो ऐसा कहीं आपने नहीं पढ़ा हो, आपको ये चीज़ याद आ जाएगी ऐसा करने से। मैं जो आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 10% क्यों बताया है? इसको 75 सदस्य को हमने लगभग 13% लिया है। तो यदि आपने ऐसा स्टेटमेंट कहीं भी पढ़ा तो आपको याद आ जाएगा कि यार 10% वाला सही लग रहा है। लोकसभा में ऐसा है कि 10% सीटें होनी चाहिए उसके पास में। मैं ऐसे करता हूँ और उससे काम बन जाता है। ठीक है? ऐसे इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे डील किया था कि मैं स्टेटमेंट पढ़ा हुआ तो था, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे कमेंट करते हैं कि सर आप जो बता रहे हो कि इसमें तो पढ़ा होना ज़रूरी है, ऐसे तो नहीं लगेगा। ये बात भी सत्य है। इसमें कोई शक नहीं, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की, एग्ज़ाम जाके आप ऐसे ही पास कर लोगे तुक्के लगा के। तुक्के की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आपने पढ़ाई की, उसके बाद में आपके क्वेश्चन गलत ना हो। मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको इसमें आत्मविश्वास दिलाऊँ कि आपने मेहनत की है ना, उसका फल आपको मिले। बस उस पे हम बात कर रहे हैं और हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है या कोई आके बोल देगा कि हम आप आपकी सीढ़ी से हम एग्ज़ाम पास कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी बात कोई नहीं कह सकता। मैं खुद एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो मैं भी अभी ये श्योर नहीं कह सकता हूँ कि मेरा 100% प्री निकल ही जाएगा। मेरे को कि इतना अनुभव है, इतनी समय मैंने पढ़ाई में दिया, तो मैं भी ये बात नहीं कह सकता कि 100% मेरा प्री निकल ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमेशा हम सच्चाई वाली बातों पर आगे चलना है, उसी के अकॉर्डिंग आप इस बात को मान सकते हो कि ऐसे करना चाहिए हमें। तो तीसरा स्टेटमेंट मैं चुन रहा हूँ कि तीसरा चुनना है, तो बाकी मैं स्टेटमेंट क्या कर दूँगा यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट चुन रहा हूँ मतलब गलत चुन रहा हूँ, तो बाकी को हम काट देंगे। ठीक है? जैसे आप ये मान के चलो 3 स्टेटमेंट जिनमें हैं, हम उनको काट देंगे। ठीक है? क्योंकि ये हमने निकाला था ना लॉजिकल वाले मामले से। 3 निकाला तो ये कह रहा है कि केवल 2 स्टेटमेंट इसमें क्या है, सही है। आंसर इसका बी होगा। ठीक है? एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की हमेशा रखना, गूगल करोगे सबको मिल जाएगी। आप कमेंट करते हो कि सर आप भेज दो, ये कर दो। इतना नहीं कर सकते ना कि आप ऑफिशियल आंसर की नहीं ढूँढ पाते हो, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा यूपीएससी निकालना। यार मतलब थोड़े बहुत एफर्ट तो आप लगाओ, मैं क्या करूँगा कि सब क्वेश्चन बना के पीडीएफ बना के वो शेयर कर दूँ हैं। थोड़ा ध्यान रखो इन चीज़ों को। बहुत कमेंट ऐसे आते हैं कि सर ये बना के भेज दो, वो कर दो। तो पहला वाले में आंसर देखना बी। ठीक है। और इसमें और भी आपके पास तरीका हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि मेरे पास क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने का ये तरीका था इसमें। बाकी जैसे इस सबको पता हो कि ऐसा आइडिया भी हो कि आपने पढ़ा हो कि स्वतंत्र पार्टी की बजाय क्या थी, उस समय सीपीआई पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी उस समय थी। और 1969 चलो ये आपको पता हो कि इसमें दर्जा दिया गया था। ठीक है, ऐसे इसको आप कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसको आप देखना, इसमें लॉजिक लगेगा आपका, आराम से इसको अटेम्प्ट लेने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि इसको हम छोड़ दें, आसान क्वेश्चन है। एनएसएसओ के अनुसार 70वें चक्र द्वारा संचालित कृषि कुटुंबों की स्थिति का आंकलन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित खतरों पर आपको विचार करना है और ये पूछ रहा है इनमें से कौन से सही है। तो एनएसएसओ का 70th राउंड है, इसके बारे में आया कि ये कौन सा असेसमेंट है, सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड के बारे में।
तो ये दोबारा भी एग्जाम में आ सकता है कि ये सर्वे कौन करता है, एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है, कितने राउंड का होता है, कितने राउंड का हो चुका है, मतलब ऐसे क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो जाएंगे। तो इसको हम एक एक स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं, उससे बात करते हैं फिर कि राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। देखो इसमें कोई प्रतिशत तो आपको दिया नहीं भाई इतने प्रतिशत होगा। एक अच्छी बात है, आप एक बार सोचो इस बात को कि राजस्थान को क्यों, हम ग्रामीण भारत की बात करें, राजस्थान भी उसमें शामिल है। ग्रामीण भारत में अधिकांश जो परिवार किस अर्थव्यवस्था से या किस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ये आप आइडिया लगा सकते हो। तो वो क्या मिलेगा, कृषि कुटुंब भी मिलेगा, कृषि सेक्टर से ही मिलेंगे। ये आपका एक सिंपल सा कॉमन सेंस है जिसको आप लगा सकते हो और इस स्टेटमेंट को आप सही मान सकते हो। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें कि देश के कुल कृषि कुटुंबों में 60% से कुछ अधिक क्या है, ओबीसी के हैं। अभी एक बार छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं, कोई आइडिया नहीं है अभी, छोड़ देते हैं इसको। फिर ये कह रहा है, स्टेटमेंट पे चलते हैं कि एक बार इससे जो पहला वाला सही हो सकता है, तो दो स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, दो ऑप्शन आपके क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, क्योंकि एक आपने सही माना है ना, एक सही माना है, तो दो ऑप्शन कम से कम आपके एलिमिनेट हो गए यहाँ पे। अब बात करते हैं कि इसमें सी आंसर होगा या मतलब डी होगा। तो तीसरा अपने आप इसमें सही हो गया ना, क्योंकि तीनों, ये जो तीन है दोनों स्टेटमेंट में है, तो इसको आपको पढ़ना ही नहीं है। इसमें क्या दे रखा है, इसको पढ़ना ही नहीं है आपको, क्योंकि तीन आपका यहाँ पे सही हो गया। अब हमारे ऑप्शन की बात आती है कि हम सी चुने या डी चुने, तो एक बार इसको सोचते हैं, इसको कैसे एलिमिनेट करें, इसको सही करें या गलत करें। देखते हैं कि देश के कुल कृषि कुटुंबों में 60% से अधिक ओबीसी के हैं। यहाँ पे एक बात हम लेते हैं कि जैसे आप ये जानते हो, हम विशेषकर जैसे हम बात कर रहे हैं कि भारत में जो अधिकांश कृषि कुटुंब है कहाँ पे, गाँव में रहते हैं। ठीक है, तो गाँव में एक चीज़ देखो ना कि गाँव में कितनी जनसंख्या जो कृषि में लगी है, उसका ये कह रहा है कि 60% से अधिक क्या है, ओबीसी के हैं। तो यार मैं अपने आसपास एक चीज़ देखूँ, नोटिस करूँ, तो एक चीज़ हमेशा महसूस होती है कि हम जैसे इसमें केवल ओबीसी नहीं है, जैसे जनरल के भी आएंगे, एससी एसटी के भी आएंगे, और ओबीसी में भी एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, जो हम हमेशा हम पढ़ते हैं कि ओबीसी में ऐसी कितनी मतलब जातियां हैं जो जिनका अलग अलग व्यवसाय है। जैसे कुम्हार का अलग होगा, मतलब आपने ये देखा होगा, सुनार का अलग होता है, लोहार का अलग होता है। एक मैं केवल बेसिक की बात कर रहा हूँ कि कहीं न कहीं ये बात तो सत्य है कि ओबीसी वर्ग का आपका थोड़ा बहुत नॉलेज हो, तो ये तो नहीं हो सकता। ये 60% संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो कुल कृषि में केवल 60% से ज़्यादा ओबीसी के थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि हमारा कैसे जो ग्रामीण भारत है, समाज है, कि कैसे व्यवसाय में लगा है, इसमें जाति भी आती है, ओबीसी वर्ग भी आते हैं, सब शामिल होते हैं इसमें। ठीक है? तो अलग-अलग जाति अलग-अलग व्यवसाय में लगी है, अलग-अलग राज्यों में ये डाटा थोड़े बहुत रहते हैं। तो ये एक मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा डाटा बता रहा है कि जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले रहा था, मुझे ये लग रहा था यार 60% बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ग्रामीण जो क कृषि वर्ग परिवारों को जब मैं देखता हूँ, अपने आस-पास में देखता हूँ, तो उसमें ओबीसी वर्ग ही क्यों, सभी वर्ग इसमें शामिल होते हैं फिर तो। तो ये 60% एक एक्सट्रीम सिचुएशन है बहुत ज़्यादा। और फिर जब मैं इसको चेक करा था, तो मुझे डाटा मिला था 40 से 45% मतलब ये डाटा मिला था। तो इसका मतलब 60% गलत है। तो इसको हम निकालते हैं, 2 को निकालते ही हमारा आंसर निकल के आता है। तो ये जो हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया ना, ये हमारा एक व्यावहारिक नॉलेज है अपने आस-पास को देखने का। यदि इसको आप ऐसे देखते हो, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपकी रेंज में होंगे, आप इस बात को मानोगे, ठीक है? उसके हिसाब से आप अटेम्प्ट ले सकते हो। मैंने ऐसे अटेम्प्ट लिया था इसको कि यार ओबीसी के अंदर केवल कृषि की जातियाँ नहीं है, क्योंकि अभी जैसे आपको मैंने बताया कि अलग-अलग जातियाँ अलग-अलग व्यवसाय से जुड़ी हुई है प्राचीन काल से ही, उसके हिसाब से थोड़ा-सा लगा के इसको अटेम्प्ट लेके सोल्व करने की कोशिश की। तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं तीसरे में। यहाँ पे आप देखना, थर्ड में आंसर है सी। ठीक है, सी आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं। आप ये देखना, ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल आएंगे, और इस साल भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप ये अभी देख रहे हो, रूस और यूक्रेन संकट के कारण जो गेहूं संकट आया है, जो खाद्य तेलों का जो संकट आया अभी हाल ही में, इनको यार देखो, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी जैसे हम कल परसों भी कर रहे थे, 2019 वाला कर रहे थे, उसमें भी खाद्य तेल का आया था, 18 में फिर से खाद्य तेल का दिया हुआ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आने हैं। ये कह रहा है कि पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है। एक चीज सोचो, आपने ये देखा होगा कि हम बहुत सारा क्या करते हैं, तेल आयात करते हैं, खाद्य तेल आयात करते हैं, चाहे पाम ऑयल हो या सूरजमुखी का तेल हो या बहुत सारे ऐसा और भी तेल हो सकता है, सूरजमुखी के अलावा मतलब बहुत हो सकता है।
अब सूरजमुखी खाद्य तेल है कि नहीं इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है? लेकिन पाम ऑयल को लेकर ये काफ़ी चीज़ें मैंने पढ़ी है, तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि खाद्य तेल का हम काफ़ी ज़्यादा आयात करते हैं और ऐसा देखा भी जाता है जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर जब घाटे की बात करते हैं तो उसमें एक बड़ा कंपोनेंट किसका आता है? खाद्य तेलों का आता है। तो ये इसके हिसाब से एक लॉजिक लगता है कि यार निश्चित रूप से हमारे घरेलू उत्पादन से ज़्यादा स्वाभाविक बात है, इसमें ये कोई डाटा तो है नहीं कितना है, लेकिन एक आइडिया तो लगता है ना कि जितना हम उत्पादन करते हैं, उससे ज़्यादा हम आयात करते हैं। एक सामान्य लगता है कि हमारा आयात बिल भी बड़ा बनता है तेल को लेकर, तो इसको हम सही निकाल सकते हैं। और ये भी नहीं कह रहा कि सतत रूप से बढ़ा है, घटा है, तो एक सामान्य स्टेटमेंट है जिसको कोई हमारे पास तर्क नहीं है इसको खारिज करने का। आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि जब आप किसी स्टेटमेंट को खारिज करते हो, तो उसमें आपके पास एक बड़ा मजबूत तर्क होना चाहिए। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, सरकार विशेष स्थिति के तौर पर सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती। ऐसा नहीं हो सकता। सरकार के पास हमेशा ऑप्शन रहता है कि जब भी ऐसा लगता हो ना कि हमारे किसानों को हमें प्रोटेक्शन देना हो, हमारे जो स्थानीय या हम कह सकते हैं कि स्वदेशी चीज़ों को यदि हमें प्रोटेक्शन देना हो, तो सरकार के पास हमेशा ये हथियार रहता है कि सीमा शुल्क को वो बढ़ा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है ए। यदि आप एक चीज़ मान के चलना कि यूपीएससी के अंदर यदि आप 50-50 टेक्निक पे जाते हो, जहाँ पे आप 2 स्टेटमेंट एलिमिनेट कर देते हो और 2 में से आपको 1 चुनना हो, ऐसे क्वेश्चन चुनना है आपको, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। याद रखना इस बात को कि 2 जहाँ पे 50-50% का आपका मामला बनता है ना, ऐसे छोड़ना नहीं है। मेरा एक रेशियो रहता है कि मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे मुझे जिस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि मैं एक भी स्टेटमेंट एलिमिनेट नहीं कर पाता हूँ, मैं ऐसे क्वेश्चन छोड़ता हूँ 10, 12 या 15 मैक्सिमम हो सकते हैं। बाकी जहाँ पे मुझे ये लगता है ना कि मैं एक भी स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दूँगा, तो मैं क्या करूँगा, निश्चित रूप से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने वाला हूँ। तभी तो जैसे मेरा तो ये रहता है यार हमेशा कि मैं 85 का एक टारगेट लेके चलता हूँ कि मुझे 85 से 90 के बीच में अटेम्प्ट लेने हैं। 10 क्वेश्चन मैं ऐसे छोड़ूँगा जिनके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो सब अपना-अपना एक एक दायरा बना के चलते हैं, उस हिसाब से आप देख लेना। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपको वो कोई बोल देगा 100 ले लो, कोई कहेगा 90 ले लो, कोई 70, ऐसा कोई फिक्स नहीं है इसके अंदर। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट के हिसाब से हमने क्या चुना, 10th में आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। 10th में यहाँ पे ए ठीक है, आप आराम से इसको देख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हम ऑफिशियल आंसर की से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने यार देखा है जितने भी ये पब्लिकेशन के आते हैं उनमें इतनी गलतियाँ हैं। ठीक है, गलतियाँ है इसकी वजह से थोड़ा उन पे ट्रस्ट नहीं करते हम। लेकिन उनको भी देखना इसलिए ज़रूरी है कि उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छा होता है। उसके आस-पास से क्वेश्चन बनते हैं, तो सोल्व पेपर भी हमारे पास होना ज़रूरी है। बहुत सारे एस्पिरेंट परेशान हो जाते हैं कि सर सोल्व पेपर में इतनी गलतियाँ हैं। तो यार हमारे पास ऑप्शन भी तो है ना, यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की हमारे पास है। आप मतलब समस्याओं को मत देखो, इस समय ये नहीं है कि आप समस्या को रोना बैठ के ये करते रहोगे। जैसे मैं खुद इसलिए तो मैं 2-3 पब्लिकेशन के रखता हूँ साथ में, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन उसका पढ़ता हूँ। जो आंसर देता है चलो उसमें तो गलतियाँ हो सकती है, ये ह्यूमन एरर होता है, उसमें टेंशन मत लिया करो इतनी। और तो आप यूपीएससी ऑफिशियल के आंसर की जब गूगल करोगे तो गूगल से सब मिल जाएगा आपको। वैसे यूपीएससी के पेपर यूपीएससी की साइट पे भी मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ आंसर की पुरानी हटा देते हैं वो। लेकिन आप मैंने जो निकाली गूगल से निकाली, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। तो हमने 10th वाला देख लिया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। आज कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा हो रही है, जो इसलिए हो रही है क्योंकि ये आने वाली एग्ज़ाम में ये चीज़ें आपके काम आएँ। इसलिए मैं जानबूझ के ऐसी बातों के बारे में आपको बता रहा हूँ जो आपके काम आएगी। क्वेश्चन ये देखो एक बार, आसान क्वेश्चन है। इसमें कोई आपको लंबा-चौड़ा गेम नहीं खेलना, सिंपल सा आपको एक कॉमन सेंस टेक्निक लगानी है। ये कह रहा है कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है कि आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन को मैं जब अटेम्प्ट ले रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि जैसे आधार कार्ड आजकल बनाना बहुत आसान काम काम होता है एक तरह से। जैसे कोई कहीं विदेश से या कहीं से कोई व्यक्ति है, जैसे हम एग्ज़ाम्पल लें कि बांग्लादेश से कोई व्यक्ति असम में आए और वो वहाँ पे क्या कर ले, आधार कार्ड बनवा ले। कैसे बना ले कि लीगल या इल्लीगल जो भी तरीका है, उसे आधार कार्ड बना ले। तो क्या उसको नागरिकता मिल जाएगी? या नागरिकता के तो हम लक्ष्मीकांत बुक में हमने पढ़ा है कि अलग-अलग उसमें प्रोविज़न है कि नागरिकता कैसे मिलेगी? तो ये डाउट कर रहा था कि यार आधार कार्ड से केवल नागरिकता नहीं मिल सकती। ये मेरा उतना पढ़ा हुआ नहीं था, नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना था कि अपने उस कॉमन सेंस वाले दायरे के अंदर है। तो ये स्टेटमेंट मैंने निकाल दिया, इस तरीके से निकाला। बाकी इसका आंसर क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये तरीका मैं अपनाता हूँ। ठीक है। ये कह रहा है कि एक बार जारी करने के पश्चात इससे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। अब ये सोचो एक बात इसी के अंदर इसका आंसर छुपा है कि कोई बांग्लादेश से आया व्यक्ति को आधार कार्ड रिलीज़ हो गया। बाद में ये पाया गया कि यार ये तो इल्लीगल था, तो फिर क्या करेगा? प्राधिकरण उसको क्यों निरस्त नहीं कर सकता? जो संख्या उसको अलॉट की गई थी उसको निरस्त क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। तो इसके हिसाब से मतलब ये दोनों स्टेटमेंट गलत निकल गए, आंसर निकल के आ गया आपका
डी आंसर निकल के आ गया। तो ऐसे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, थोड़ी थिंकिंग करोगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलती है। ये क्वेश्चन मैं अभी अटेम्प्ट ले रहा हूँ, खुद इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे हर बार एक नया आइडिया मिलता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पहले से मेरे जो 4 पेज निकाला है मैंने उसमें मेरे पास ये सब आइडिया थे, नहीं थे। अभी मैं खुद सीख रहा हूँ इनको, वही मैं आपके फिर साथ साझा करता हूँ। ठीक है, 12 में देखो आंसर है, डी आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 13 वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना बहुत आसान है, और इस बार इसी रेंज पे दोबारा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पे रूस और यूक्रेन का मामला चल रहा है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्या है, वाटर वाली बॉडीज है, वाटर बॉडीज कह सकते हो या झील कह सकते हो, सागर कह सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से मानव क्रियाकलापों के कारण, ये कह रहा है कि मानव क्रियाकलापों के कारण हाल ही में बहुत अधिक संकुचित हो गए। देखो क्वेश्चन ये हिंट जानबूझ के दे रहा है आपको कि मतलब ये कह रहा है कि प्राकृतिक कारण से नहीं पूछ रहा, आपको ह्यूमन एक्टिविटीज वाला पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप एक बार स्टेटमेंट सोचो इसमें, इनमें एक देखते ही मेरी नज़र में आ गया यार, काला सागर तो अभी भी देखते हैं, रोज अखबार में आता है, न्यूज़पेपर में हम देखते हैं, काला सागर तो भी काफ़ी बड़ा है, पानी वहाँ सूखा तो नहीं है। तो दो जहाँ पे मैंने इनको निकाल दिया, तो ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। अब चाहे गलत हो सही हो, अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि आपने दो स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दिया, तो अटेम्प्ट लेना है, छोड़ना नहीं है, नहीं पछताओगे बाद में। ठीक है, अब आते हैं बात पर कि इनमें से कौन सा है, हम इसमें से ए चुने या डी चुने। ठीक है, तो ए तो श्योर है भाई, ए तो पक्का हो गया इसके हिसाब से कि अरल सागर है। और अरल सागर का सुना भी था कि उसमें जैसे दो नदियां थी, तो रूस ने क्या कर दिया था, उनका जल को मोड़ दिया था। तो जो नदियां उसमें अरल सागर में आके गिरती थी, अमुदरिया ऐसा कुछ नाम है उनका, वो आके गिरती थी, तो जल क्या हो गया, ये अरल सागर क्या सूखना शुरू हो गया। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हुआ ना। अब बात करते हैं बैकाल झील की। तो बैकाल झील के आपने मैप में देखा होगा, बैकाल झील तो अभी भी है, और बैकाल झील यदि सूखेगी तो उसमें बड़ा कारण किसका होगा, मतलब कहीं ना कहीं प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। तो ये एक सा लग रहा था कि यार बैकाल झील को तो अभी भी नक्शों में देखते हैं, जब कहीं भी आप दिल्ली ऐसी चीज़ें चर्चा में रहती है या आप ज्योग्राफी के लिए मैपिंग करते हो तो बैकाल झील आराम से नजर आती है उसमें। लेकिन आप ये देखना, अरल सागर देखना बहुत कम नजर आएगा वहाँ पे, क्योंकि सिकुड़ चुका है वो, उसमें है नहीं। और ये न्यूज़पेपर में काफ़ी चर्चा में रहा था ये मामला ना, इसलिए ये डायरेक्ट न्यूज़पेपर से आया था, हिंदू न्यूज़पेपर में या इंडियन एक्सप्रेस में उस साल चर्चा में रहा था। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। बहुत सारे लोगों ने आंसर इसका डी भी किया था, लेकिन मेरा एक ही चीज़ पड़ी हुई थी उस साल, अरल सागरी पढ़ा मैंने, बैकाल झील के बारे में सुना भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो मैंने इसको आंसर ए ही किया था उस साल, और ये आंसर ठीक हुआ था। 13 में एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ए ही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं, देखो, या ये पूंजी पर्याप्त अनुपात ऐसा है जो दोबारा से रिपीट हो सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं कि सिंपल इकोनॉमी की चीज़ें हैं जो आप आराम से कवर कर सकते हो, न्यूज़पेपर से भी कवर कर सकते हो। कल परसों में हिंदू में दे रखा था ये। तो ये पूंजी पर्याप्त अनुपात वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे यदि खाताधारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उनका उसका प्रतिकार कर सके। तो कहीं न कहीं ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपको कोई भी बैंक है उसको इतनी एक पूँजी रखनी पड़ेगी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के रूप में रखना पड़ेगा, ताकि मतलब बैंक करप्ट हो तो ऐसी कोई समस्या नहीं आए। तो इसका एक रेशियो होता है, इतना परसेंट, 8-9% जो भी होता है, आपको रखना ही पड़ेगा। बेसल मानक भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ऐसी चीज़ें आती रहती है। ठीक है? और ये कहता है कि सीएआर का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग-अलग होता है। तो आप एक चीज़ देखो कि प्रत्येक बैंक अलग-अलग, अच्छा बैंक से संबंधित कोई पॉलिसी बनी है, यार बैंक खुद डिसाइड कर लेगा अपना कि भाई मैं तो इतना ही रखने वाला हूँ। आप ये देखो ना मतलब ये लॉजिकल नहीं है यहाँ पे। सीधा-सीधा मामला बोल रहा है कि हमने बैंकों को कहा है, मतलब कोई भी रेगुलेटिंग बॉडी होती है वो बैंकों को बोलती है कि भाई इतना प्रतिशत रखना पड़ेगा आपको। तो ये बैंक अलग से कैसे डिसाइड कर लेगा? जब सब पे समान रूल लागू होगा तभी तो कोई कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करना आसान होगा। तो ये मतलब किसी भी केंद्रीय बैंक जो है ना वो करता है। किसी भी देश का केंद्रीय बैंक ये डिसाइड करता है कि आपको कितना प्रतिशत ये मानक रखना होगा। कितनी प्रतिशत दर जो रेट है जो भी, उसको डिसाइडिंग फैक्टर है। तो ये स्टेटमेंट तो श्योर गलत हो गया। 2 गलत होते ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। या तो ए या डी, तो हमने ए को टिक लगाया था, तो आंसर इसमें ए चुनते हैं और आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। 16वां में, ठीक है, आप यहाँ नोटिस करो 16 में ए आंसर है। तो ये तरीका देखो कितना आसान है, मतलब आपने पढ़ा, जहाँ कन्फ्यूज हुए तो थोड़ा-सा अलग हट के सोचने का प्रयास किया और आपका आंसर यहाँ पे मिल के आ गया। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। ये देखो ना, केवल हमें यही सोचना है कि इस पे जोर देना है, वर्ड पे जोर दिया गया, क्या अलग-अलग बैंक इसको डिसाइड करते हैं, तो ऊपर वाले फिर बात गलत होगी, कौन डिसाइड करेगा? ठीक है, थोड़ा-सा आपको निकाल सकते हो आराम से इसको। आगे देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन भी इसमें थोड़ा-सा लॉजिक लग जाएगा। ये तो स्पेक्ट्रम या आपने विपिन चंद्र जो एनसीईआरटी वगैरह कुछ पढ़ी होगी तो उसमें आप आराम से कर सकते हो इसको। तो ये कह रहा है कि वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित खतरों में से कौन-सा कथन सत्य है?
ठीक है, कौन सा सत्य है, सही उत्तर चुनना है हमें। तो ये कह रहा है कि सहायता अनुदान ग्रांट शुरू की गई, कर सकते हैं, मुझे आइडिया नहीं इसका। विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी, अभी थोड़ा सा आइडिया उतना लग नहीं रहा है, देखते हैं आगे भी। कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। ये ऐसा है, यदि इन दोनों स्टेटमेंट को देखें, एक तो ये कह रहा है कि विश्वविद्यालय यानी अपर लेवल हाई एजुकेशन की बात कर रहा है, ठीक। तो हाई एजुकेशन की बात चल रही है इसमें। हो सकता है इसने मतलब प्राथमिक एजुकेशन के बारे में भी कहा हो, लेकिन इस स्टेटमेंट में इस स्टेटमेंट दोनों एक साथ रखना इनको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ बात चल रही है हायर एजुकेशन की और एक तरफ बात चल रही है सभी शिक्षण संस्थाओं के लिए माध्यम अंग्रेजी का। और थोड़ा-सा ये होता है कि ये मेरा तो पढ़ा हुआ था, मैं अपनी सही बात कहूँ तो पढ़ा हुआ था, लेकिन आप यदि इसमें कन्फ्यूज़ करते हो तो थोड़ा-सा आपको अलग हट के सोचने वाली प्रक्रिया में ध्यान देना चाहिए और आंसर निकल सकता है कि 2-3 हम साथ नहीं रख सकते, ठीक है? 2-3 साथ नहीं रखते, या फिर 3 वाले को हम काट सकते हैं कि ये हमें थोड़ा-सा हिंट दे रहा है कि अपर कहीं न कहीं हाई लेवल एजुकेशन में अंग्रेजी माध्यम हो सकता है, सभी स्तरों पर रखना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, मेकाले वाले में तो थोड़ा मामला अलग था, मेकाले वाला भी क्वेश्चन आता है एक, वो तो सब जगह शायद बात करता है कि हर जगह एजुकेशन इंग्लिश में करा दो इनको, ठीक है, लेकिन इस वाले में थोड़ा-सा अलग होगा, तो हम 3 वाले को एक बार काट देते हैं, जहाँ-जहाँ 3 है, और 1 को एक बार चुनते हैं आंसर को, देखते हैं 19 में, ठीक है, यही आंसर है। तो ऐसे थोड़ा-सा कर लिया करो आप, बन जाएगा आपका मामला। और मुझे खुशी है कि आप लोगों की जब कमेंट देखता हूँ ना, तो क्योंकि जब आप लोग जब विश्वास दिखा रहे हो मुझ पे इस टेक्निक पे कि यार हमें फ़ायदा हो रहा है। पहले हमारा अलग नज़रिया था, लेकिन अब जो हम कुछ अटेम्प्ट लेते हैं तो अलग नज़रिए से करते हैं। तो रियल में जो हमें फ़ायदा हो रहा है कि तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि 99% जो लोग हैं, आप ये कह सकते हो 99.9 ये कह सकते हो, ये रेशियो अभी जो कमेंट देख रहा हूँ मैं, काफ़ी मतलब लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। बहुत खुशी की बात है कि इस टेक्निक से यदि आपका फ़ायदा होता है, पहले प्री नहीं हुआ या आपका पहला अटेम्प्ट है, आप इन चीज़ों को सीख लेते हो, तो निश्चित रूप से ये फ़ायदा होगा। ये क्वेश्चन देखना आप कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित पद टू स्टेट, ये वैसे है ना फैक्ट है, लेकिन इसको मैंने जानबूझ के चूज़ किया है, इसमें टू स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो इन चारों में से आप आंसर चुनते हो, यदि आपको नहीं पता हो, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि किस देश के अंदर टू स्टेट की संभावना चल रही है। कौन से ऐसे मतलब 2 देश के बीच में ऐसा बड़ा लफड़ा चल रहा है, वैश्विक स्तर पर देखें हम। तो जैसे चीन का ऐसा कोई बड़ा लफड़ा है नहीं। हम देखते हैं हांगकांग के मामले में ऐसा आता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है कि 2 बड़े देश बन जाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। इज़राइल के मामले में जब भी आपका मन होता है पढ़ने को तो फिलिस्तीन साथ में आता है, तो बस यही होना है आपका। इराक और यमन में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको छोड़ के नहीं आना। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसी गलती करते हैं यार, श्योर नहीं है, टू स्टेट सॉल्यूशन किस में बात कर रहा है। तो कहीं न कहीं अटेम्प्ट लेना चाहिए, डरना नहीं है। इसलिए मैंने ये फैक्ट वाला एक क्वेश्चन लिया था जानबूझ के कि कहीं न कुछ पढ़ा है, तो उसको आप गेस करके थोड़ा-सा कर लो। ठीक है, आराम से चॉइस में बी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखना थोड़ा-सा आसान ही है एकदम से, इसको हम टफ नहीं कहेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो इस बार जैसे मैंने आपको बताया था कि इस बार एक जो गरीब पीएम गरीब कल्याण जो अनाज वाली योजना है, थोड़ा-सा उसको देख के जाना है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोविड-19 में उस स्कीम से बहुत भला हुआ है। बहुत अच्छे से मतलब इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये स्कीम आप देख के ना ज़रूर अभी जैसे आप लिख लो साइड में कि इसको देखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के दिन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में निम्न खतरों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखना कितना इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट मिलेगा आपको। ये कह रहा है केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हो। तो आप एक कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा-सा। आपने देखा होगा कि कैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत एक कानून बनाया गया था कि भारत में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। एक कानून दे दिया गया लोगों को, और उसमें ये कहा गया था कि देश की 67 या 70% आबादी को इस अधिनियम या इस कानून के तहत कवर कर लिया गया। तो क्या भारत में बीपीएल के 70% लोग हैं, तो आप इसको देखते ही काट दोगे तो कम से कम आपकी ये स्टेटमेंट तो एलिमिनेट हो गए ना। ये स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गई, तो आपके पास 2 बचा, तो आंसर अटेम्प्ट लेना है। अब हम 2 सही करें या 3 सही करें, एक बार 2 को पढ़ लेते हैं कि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला को ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के लिए प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी। तो जैसे आप ग्रामीण परिवार से, तो आपके पास राशन कार्ड है, तो आपको तो पता होगा। ये आराम से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लोगे। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में एक भामाशाह या जन आधार एक स्कीम चलती है, उसमें जो परिवार की जो महिला मुखिया है, उसी को माना जाता है प्रमुख रूप से, ठीक है? तो उसके हिसाब से तो हम आराम से इसको कर सकते हैं, लेकिन चलो आपको ये पता नहीं हो तो तीसरे वाले को एक बार देख लेते हैं। ये कह रहा है कि गर्भवती महिलाएँ एवं दूध पिलाने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान और उसके 6 महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं।
पहली बात तो ये कर रहा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात कर रहा है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में आप ये जानते हो आईसीडीएस वाली स्कीम आपने पढ़ी होगी, जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। तो ये मामला तो उसमें जाता है। ये तो आपने पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा। चलो आपको ये भी नहीं पता हो कि आईसीडीएस आपको नहीं पढ़ा है, तो एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि यार ये 1600 कैलोरी वाला मामला ये थोड़ा-सा ये करता है। क्योंकि जब बात आती है राशन इसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम में, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम में तो ये होता है ना भाई, 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूँ, 1 किलो दाल, ऐसी मामला आता है। तो ये कैलोरीज़ का मामला कहाँ से आ गया? इसमें बहुत सारी स्टेटमेंट है, ऐसी चीज़ों से आप एलिमिनेट कर सकते हो। तीसरा वाला एलिमिनेट करते ही आपका आंसर बी निकल जाएगा इसमें। तो ये तरीका भी हो सकता है। 25 में एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। 25, हाँ 25 में आंसर बी। तो ऐसा ही तरीका है, ऐसे तरीका अपनाओगे तो देखो कितना मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। सबसे बड़ी बात है ये बोरिंग सीरीज नहीं है। मैं खुद जब ये आपके लिए लेसन बना रहा होता हूँ, तो मैं खुद इतना अच्छा फील करता हूँ कि यार कितना मजा आ रहा है इसको अटेम्प्ट लेने में। और एक्स्ट्रा थोड़ा सा थिंकिंग करने से फायदा ये कि यूपीसी आपसे यही चाहता है, और मैं भी ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस बढ़ा दो। ये मैंने प्री में भी देखा और मेंस के एग्जाम में ज़्यादा देखा है कि जैसे मेरा बार-बार इंटू कॉल हो रहा है कि मेंस लिख रहा हूँ, इंटू कॉल हो रहा है, या मैं अपने आस-पास ऐसे लोगों को देख रहा हूँ हिंदी माध्यम से या इंग्लिश माध्यम से कि उनका बार-बार इंटू कॉल होता है, कि इसका मतलब उनको एक चीज़ समझ में आ गई कि यूपीएससी चाहता क्या है। तो वो बात प्री में भी लागू होती है, आपके प्रीलिम्स एग्जाम में भी ये बात लागू होती है कि यूपीएससी आपसे क्या चाहता है। ठीक है? तो ये बात है। आगे बढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं 27। ये कह रहा है भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। ठीक है, अभी छोड़ लेते हैं एक बार। आंध्र प्रदेश व झारखंड में सोने की खदानें नहीं है। नहीं है मतलब इसको भी छोड़ लेते हैं। तीसरे में आते हैं, राजस्थान में लो एस की खदानें हैं। तो थोड़ा बहुत मुझे इसका आइडिया था कि राजस्थान में तो हम पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि लो एस की खदानें हैं। तो मुझे तीसरे वाले का नॉलेज था, तो मैंने इन दोनों को निकाल दिया, मतलब जहाँ पे 3 नहीं था। ठीक है, तो अब जाते हैं इसमें से कौन सा चुने। 1 चुने, 2 तो कट गए इस मामले में। इसका मतलब आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने की खदानें हैं, चाहे थोड़ा बहुत सोना कहीं निकले, निश्चित रूप से। तो आप इसको भी निकाल सकते थे। आपको पता हो तो 2 को भी काट के आराम से इसको कर सकते थे, क्योंकि ये भी एक नॉर्मल फैक्ट है। इसके अलावा अब सीधा इस पे चुनते हैं कि एक सही है कि नहीं। भारत में राज्य सरकार को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा-सा कहीं न कहीं राज्य सरकारों को ये अधिकार होते हैं, खनन से संबंधित, है ना? तो ऐसे ही थोड़ा-सा कर सकते हो आप। 1 निकाल सकते हो, तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा डी। थोड़ा-सा इसमें यही मामला है। ऐसी बात नहीं कि ऐसी कुछ तो खदानें होंगी ना, कुछ में जिसमें राज्य सरकार को थोड़ा बहुत अधिकार प्राप्त होगा। ऐसा क्वेश्चन एक खनन वाला आता है, हर बार आता है ऐसा क्वेश्चन, ये भी आपको देखना है। तो एक बार 27 में आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, 27 में डी ही आंसर है। तो आज के 10 क्वेश्चन हो गए हैं, और आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को एन्जॉय किया होगा, यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। और सीखा हो तो यार वीडियो को लाइक, शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।